क्वेश्चन में एक मिरर यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे एक मिरर गिवन है जिसका पोल इसका मिड पॉइंट है। इसका जो मिड पॉइंट है, दिस इज पोल ऑफ द मिरर, और इसका फोकल लेंथ है f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ हो गया। पोल से यहाँ से एक ऐसे डॉटेड करके लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे एक इंटरफेस शो कीजिए। इंटरफेस के ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इंटरफेस के जो नीचे मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और यहाँ पे ऐसे वाटर है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यहाँ पे ऐसे वाटर हो गया, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। उसके बाद इसके पोल से, मिरर के पोल से इंटरफेस का डिस्टेंस गिवन है, दिस इज 40 सेंटीमीटर, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे गिवन है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से 30 cm के डिस्टेंस पर है, 30 cm के डिस्टेंस पर है। कह रहा है कि फर्स्ट इवेंट कर्व मिरर पे होता है। फर्स्ट इवेंट ऑकर्स एट कर्व्ड मिरर। फर्स्ट इवेंट ऑकर्स एट कर्व्ड मिरर। पहला जो इवेंट होता है वो कर्व्ड मिरर पे होता है। पूछ रहा है कि फाइनल इमेज फाइंड कीजिए। फाइंड फाइनल इमेज। बताइए कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा। क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये एक कर्व मिरर है, कर्व मिरर है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। 15 आंसर सब बता रहे हैं 15, बट मेरे समझ से 15 सही आंसर नहीं है। देखिए इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और इस मिरर का यहाँ पे पोल है। पोल से यहाँ पे एक ऐसे डॉटेड वर्टिकल लाइन खींचा गया है इंटरफेस के ऊपर। नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और पोल से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 40 cm है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन को ध्यान से देख लीजिए क्या गिवन है। किसी भी क्वेश्चन को पहले फील करिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर गिवन है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, पोल से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 cm पर। पोल से 40 cm पर एक इंटरफेस है। एक तरफ का मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, दूसरी तरफ का मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। कह रहा है कि फर्स्ट इवेंट ऑकर्स एट कर्व मिरर। फर्स्ट इवेंट किस पे होता है। क्वेश्चन में गिवन रहता है कि फर्स्ट इवेंट कहाँ पे लेना है। चूँकि फर्स्ट इवेंट हम इंटरफेस पे भी ले सकते हैं, तो फर्स्ट इवेंट हम इंटरफेस पे भी ले सकते हैं, फर्स्ट इवेंट हम कर्व मिरर पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट इवेंट किस पे हो रहा है, कर्व मिरर पे। इसका मतलब कि लाइट पहले किस पर गिरेगा, फर्स्ट इवेंट कर्व मिरर पे होने का मतलब कि यहाँ से लाइट पहले गिराएंगे किसके ऊपर, तो कर्व मिरर के ऊपर ऐसे लाइट गिराएंगे। ये फर्स्ट इवेंट बोल रहा है। अच्छा आप सोच के बताइए कि यहाँ पे ये जो लाइट ऐसे मिरर पे गिरेगा तो कितना इवेंट लग रहा है कि होगा, कितना इवेंट मतलब होने का चांस है। लाइट पहले मिरर पे जाएगा, ये फर्स्ट इवेंट हो गया। उसके बाद सेकंड इवेंट होगा, थर्ड इवेंट होगा, फोर्थ इवेंट होगा। कितना इवेंट होने का चांस है, नंबर ऑफ इवेंट्स कितना सोच रहे हैं आप, कितने इवेंट होंगे यहाँ पे। फर्स्ट इवेंट रिफ्लेक्शन का होगा, फर्स्ट इवेंट रिफ्लेक्शन का होगा। उसके बाद सेकंड इवेंट होगा, वो सोचिए सेकंड इवेंट कौन सा होगा। क्या थर्ड इवेंट भी होगा, क्या फोर्थ इवेंट भी होगा, मतलब कितने इवेंट्स होंगे। चलिए 2 इवेंट बता रहे हैं सब, 2 इवेंट होगा। हाँ तो 2 ही इवेंट होगा यहाँ पे। फर्स्ट इवेंट यहाँ पे रिफ्लेक्शन का होगा, लाइट यहाँ पे जाएगा, मिरर से टकराएगा, टकरा के लौटेगा, यहाँ से भी लाइट मिरर से टकरा के लौटेगा, लौटने के बाद वो इंटरफेस पे गिरेगा, इंटरफेस पे गिरेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ फर्स्ट इवेंट रिफ्लेक्शन का होगा, सेकेंड इवेंट रिफ्रैक्शन का होगा। तो 2 इवेंट्स विल ऑकर, फर्स्ट इवेंट रिफ्लेक्शन का और सेकेंड इवेंट रिफ्रैक्शन का होगा। और एक बार लाइट जब रिफ्रैक्ट होकर पानी में चला जाएगा तो उसके बाद फिर पानी के अंदर ही रहेगा, उसके बाद थर्ड इवेंट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे कुल 2 इवेंट्स होने वाले हैं और आपको बारी बारी से दोनों इवेंट को कंसीडर करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर फर्स्ट इवेंट। तो पहले हम लोग फर्स्ट इवेंट को कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट इवेंट को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ये इवेंट जो है वो मेरा मिरर के साथ हो रहा है।
मिरर के साथ फर्स्ट इवेंट हो रहा है तो u का मान लिखिए, u कितना होगा, मिरर के आगे नेगेटिव होता है, मिरर के पीछे पॉजिटिव होता है, ये ऑब्जेक्ट मिरर के आगे है तो नेगेटिव होगा तो u का मान -30 होगा। उसके बाद मिरर का फोकल लेंथ 20 है, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो f का मान हो गया -20 सेंटीमीटर। यहाँ से आप v का मान निकाल लीजिए, v कैसे निकलेगा तो uf डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, u का मान कितना हो गया तो u का मान हो गया -30, f का मान -20, u का मान -30 माइनस f का मान -20, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, दिस इज 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस 20, 20 में से 30 गया -10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, दिस इज -60 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज होगा वो मिरर के आगे बनेगा, मिरर के आगे नेगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव, भी का मान नेगेटिव आ गया, मतलब इमेज जो होगा वो मिरर के आगे 60 पे बनेगा। तो पहले आप इमेज को दिखा दीजिए, इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा और 60 पे बनेगा। तो 60 पे बनेगा मतलब देखिए कहाँ बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है, अब 40 प्लस 20 60, यहाँ पे इमेज बनेगा, यहाँ पे ये इमेज पहला वाला बनेगा, फर्स्ट इवेंट यहाँ, फर्स्ट इमेज यहाँ बनेगा, इमेज 1। अगर हम रे डायग्राम को कंप्लीट करें तो रे डायग्राम को कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है, रे डायग्राम को हम कैसे कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से रे टकरा के और लौटेगी, अब यहाँ से रे टकरा के लौटेगी, यहाँ से भी रे टकरा के लौटेगी, ठीक है। इमेज कहाँ बनने वाला है तो इमेज यहाँ पे बनने वाला है, इमेज यहाँ पे बनने वाला है, तो ये रे, ये इमेज है, इमेज से इसको डॉटेड डॉटेड मिला दीजिए ऐसे, चूँकि हम जान गए कि इमेज यहाँ मिलने वाला, यहाँ बनने वाला है, और यहाँ से भी इमेज को डॉटेड डॉटेड मिला दीजिए, ठीक है। इंसिडेंट रे कहाँ जाती है ऑब्जेक्ट में और रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाती है इमेज में, रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज में जाती है, और इंसिडेंट कहाँ से होती है ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट हो रही है कहाँ जाएगी इमेज में। अब इसको यहाँ से यहाँ तक आप फुल लाइन शो कर दीजिए, यहाँ से यहाँ तक फुल लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक फुल लाइन शो कर दीजिए, तो ये दोनों फुल लाइन यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसका मतलब ये रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ तक आएगी और ये भी रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आएगी, इंटरफेस पे ये गिरेगी और इंटरफेस पे ये गिरेगी, ऐसा होगा। इंटरफेस पे ये दोनों रे इंसिडेंट होगी, इंटरफेस पे जब रे इंसिडेंट होगी तो इंटरफेस के लिए ये आने वाली रे है और ये आने वाली रे है, और आने वाली रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट होता है, तो इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो मिरर का इमेज होगा वो इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो इसकी इंसिडेंट रे होगी, और इसका जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पर इसके इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी मिरर का जो इमेज होगा वो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड इवेंट अब कहाँ पे होगा, सेकंड इवेंट अब होगा इंटरफेस के ऊपर। तो अब इंटरफेस को लेते हैं, फॉर इंटरफेस, अब इमेज कौन बनाएगा, इंटरफेस बनाएगा। अच्छा, इंटरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया और इंटरफेस के लिए ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि डॉटेड लाइन के कटने से बन रहा है तो इंटरफेस के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 होगा, क्योंकि टोटल 60 निकाले थे, तो ये डिस्टेंस हो गया इंटरफेस से 20, इंटरफेस से ये 20 हो गया। अब मुझे बताना है कि इंटरफेस इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनाएगा, ठीक है। इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से इंसिडेंट रे, यहाँ से इंसिडेंट रे, और इमेज कहाँ बना, तो मिरर ने 60 पे बनाया, तो यहाँ से यहाँ तक 40 प्लस 20 गए, 60 पर इमेज बना, और रिफ्लेक्टेड रे इमेज से पास करती है, तो यहाँ से डॉटेड डॉटेड उसको मिला दिया गया, और यहाँ से डॉटेड डॉटेड उसको मिला दिया गया, यहाँ से यहाँ तक फुल लाइन किया गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक रे आ रही है और यहाँ से यहाँ तक रे आ रही है। अब इंटरफेस के लिए ये आने वाली रे है और ये आने वाली रे है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट हो गया, तो इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका इमेज फाइंड कर रहे हैं इंटरफेस के लिए कहाँ बनेगा, तो प्लेन इंटरफेस के लिए मैंने फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला होता है HI डिवाइडेड बाई HO इज इक्वल टू, दिस इज म्यू R डिवाइडेड बाई म्यू I। तो HI मुझे निकालना है, HI निकालना है, इमेज कहाँ बनेगा, HO मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कहाँ से मापेंगे, इंटरफेस से, तो इंटरफेस से 20 पे ऑब्जेक्ट है, तो HO का मान हो गया 20, म्यू R रिफ्रैक्टेड रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
तो इंटरफेस के लिए देखिए, इंटरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे किस में है, 1 में है। इंसिडेंट रे जो है इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे 1 में है, और रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाएगी, 4/3 में जाएगी। रिफ्रैक्टेड रे जिसमें है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इंटरफेस को लीजिएगा तो ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे एयर से आ रही है और रिफ्रैक्टेड रे वाटर में जाएगी, तो म्यू आर का मान हो गया 4/3 डिवाइडेड बाई जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इंसिडेंट रे एयर में है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से एच आई का मान कितना निकला, तो एच आई का मान 4/3 इंटू 20 80/3, 80/3 मतलब 16 पॉइंट कुछ हो गया, 16 नहीं होगा, कितना होगा, 3 दूना 6, 2 8, 3 दूना 6, 2 20, 26 20, 3 6 18, 2 20, 26.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। तो ये जो इमेज बनाएगा वो इंटरफेस से 26.6 cm पर बनाएगा। अब 26.6 cm ऊपर बनाएगा कि नीचे बनाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि प्लेन इंटरफेस के केस में जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड इमेज बनता है, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो 26.6 पर बनेगा, 26.6 पर या 80/3 पर बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 26.6 मान लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंटरफेस इमेज बनाएगा, और यहाँ पे इंटरफेस इमेज बनाएगा कितने डिस्टेंस पर, तो यहाँ से 80/3 मीटर के डिस्टेंस पर ये इमेज बनेगा जो फाइनल इमेज होगा। अगर डायग्राम को हम आगे बढ़ाना चाहें, ऐसे डायग्राम को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, 80/3 पर इंटरफेस से नीचे। डायग्राम को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नॉर्मल डालना होगा और यहाँ पर एक नॉर्मल डालना होगा, ठीक है। और चूंकि इंटरफेस इमेज कहाँ बना रहा है, इंटरफेस यहाँ पे इमेज बना रहा है, तो ये रे ऐसे इंसिडेंट होगी और ऐसे इंसिडेंट होने के बाद यह रे कहाँ जाएगी, ऐसे इमेज में चली जाएगी। यह रे ऐसे आएगी और ऐसे आने के बाद रिफ्रैक्ट होने के बाद यह रे आपकी इमेज में चली जाएगी, ठीक है। ये रे डायग्राम है। रे डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक रे डायग्राम। मैंने आपको रे डायग्राम से दिखा दिया कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा, ठीक है। आप भी अगर डायग्राम खींचिएगा तो डायग्राम खींच सकते हैं, डायग्राम खींच सकते हैं, बस आपको देखना है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे इमेज फॉर्म करना है। नहीं तो मैथमेटिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, और मैथमेटिकली अगर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो फर्स्ट इवेंट चूंकि कॉनकेव मिरर पे हो रहा है तो पहले कॉनकेव मिरर को ले लीजिए। कॉनकेव मिरर के लिए यू का मान -30 लिख दीजिए मिरर के आगे, इसलिए नेगेटिव हो गया। फोकल लेंथ -20 लिख दीजिए चूँकि कॉनकेव मिरर है। फार्मूला लगा के वी का मान -60 निकाल लीजिए। -60 का मतलब कि पोल से 40 + 20 मतलब यहाँ पे इमेज बन गया। अब यहाँ पे इमेज बन गया तो यहाँ से रे को रिफ्लेक्ट करके ऐसे रिफ्लेक्ट करके इमेज में लेके चले जाइए, रिफ्लेक्ट करके इमेज में लेके रे को चले जाइए। अब ये जो इमेज बनाएगा वह इमेज इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो इंटरफेस को अगर लेंगे तो HI/HO बराबर μr/μi, तो HI निकालना है और HO कितना है, तो इंटरफेस से 20 पे ऑब्जेक्ट है तो 20। रिफ्रैक्टेड रे किस में और इंसिडेंट रे किस में, तो इंटरफेस के लिए इंसिडेंट रे एयर में, रिफ्रैक्टेड रे वाटर में, तो μr 4/3/1 सॉल्व करके एच आई कितना निकला, एच आई निकला 26.6। दिस इज़ दी आंसर। ये फाइनल इमेज है, चूँकि अब रे यहाँ चली जाएगी और यहाँ जाने के बाद रे ऐसे नीचे चली जाएगी, तो आगे कोई इवेंट नहीं होने वाला, ठीक है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक शैडो पे होता है। आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं शैडो पे, क्वेश्चन ऑन शैडो। शैडो का हो गया। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए पोल ऑफ हाइट 25 मीटर इज स्टैंडिंग इन ए पॉन्ड। एक तालाब है, तो मान लीजिए कि ये तालाब हो गया, दिस इज द पॉन्ड, और इस पॉन्ड का कहीं पे बॉटम होगा, तो मान लीजिए इस पॉन्ड का जो बॉटम है वो यहाँ पे है, यहाँ पे पॉन्ड का बॉटम हो गया। अब सवाल कह रहा है कि पोल ऑफ हाइट 25 मीटर इज स्टैंडिंग इन ए पॉन्ड। एक पॉन्ड में एक पोल ऐसे खड़ा है, पॉन्ड में एक पोल ऐसे खड़ा है जिसका हाइट कितना है, तो 25 मीटर है। ए पोल ऑफ हाइट 25 मीटर इज स्टैंडिंग इन ए पॉन्ड ऑफ डेप्थ 15 मीटर। इस पॉन्ड का जो डेप्थ है वो 15 मीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मीटर हो गया। अब पूरा पोल 25 मीटर का है, तो 15 मीटर अगर पॉन्ड के अंदर होगा तो 10 मीटर पॉन्ड के
बाहर होगा। तो टोटल 25 मीटर का जो पोल होगा उसमें 15 मीटर लेंथ जो होगा वो पॉन्ड के अंदर पड़ेगा और 10 मीटर लेंथ जो होगा वो पॉन्ड के बाहर पड़ेगा। टोटल 25 मीटर का ये पोल हो गया। तो 25 मीटर से 15 मीटर पॉन्ड के अंदर और 10 मीटर पॉन्ड के बाहर। ए पोल ऑफ हाइट 25 मीटर इज स्टैंडिंग इन ए पॉन्ड ऑफ डेप्थ 15 मीटर। सन इज एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। सूरज की जो किरणें आ रही हैं, जो सन रे आती हैं वो इन्फिनिटी से आती हैं और इन्फिनिटी से आने वाली रेज आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। जैसे दोपहर में अगर देखिएगा तो दोपहर में रे एकदम सीधा आती है, दोपहर में रे एकदम सीधा आती है, वर्टिकली ऐसे आती है, ठीक है। लेकिन सुबह में जो रे आती है वो तिरछा आती है। तो डिफरेंट टाइम पर रे जो है वो डिफरेंट एंगल पे आती है। तो अभी ये कुछ टाइम हो रहा है और उस टाइम पर जो सन रे है वो 45 डिग्री पे आ रही है। तो क्या करिएगा, पॉन्ड के ये पोल के टॉप पे चले जाइएगा और टॉप पे जाके क्वेश्चन कह रहा है कि सन रे 45 डिग्री पर आ रही है, तो ऐसे रे को दिखा दीजिएगा कि सन रे ऐसे आ रही है और हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर आ रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया और हॉरिजॉन्टल से सन रे 45 डिग्री पर आ रही है। मतलब कि इन्फिनिटी से रे आ रही है तो सारी रे आपस में पैरेलल होगी, ऐसे होगी। तो ये रे जो है ये पोल के टॉप पे एक रे लाइए 45 डिग्री के एंगल पे हॉरिजॉन्टल से लेके आ जाइए ऐसे। सन इज एट 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू √2। जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। तो यहाँ पे जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया √2। कह रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ शैडो ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड के सरफेस पर कितना बड़ा शैडो बनेगा, पॉन्ड के सरफेस पर कितना बड़ा शैडो बनेगा, ठीक है। तो ये जो रे आएगी, यह रे तो पोल से टकरा के लौट जाएगी, यह रे भी पोल से टकरा के आके लौट जाएगी। यह जो रे आएगी वो इसी सीध में ऐसे आगे बढ़ेगी, तो ये रे इसी सीध में ऐसे आगे बढ़ेगी। तो ये रे इसी सीध में ऐसे आगे बढ़ के और पॉन्ड से जाके यहाँ पे टकरा जाएगी, ठीक है। ये नीचे वाली जितनी रे है वो पोल से टकरा के लौट जाएगी। ये रे पॉन्ड के सरफेस पे आके टकराएगी, या इसके ऊपर जो रे है वो भी आके पॉन्ड के सरफेस से टकराएगी। तो इसके ऊपर जितनी रे है वो सारी रे पॉन्ड के सरफेस पे आके टकराएगी। ये सारी रे रोक दी जाएगी और यह जो रे है वो भी जाके पॉन्ड के सरफेस पे टकराएगी, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर यह एंगल 45 डिग्री है, अगर यह एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। क्यों 45 डिग्री होगा? क्योंकि अगर यह रे हॉरिजॉन्टल से 45 बना रही है तो यह रे वर्टिकल से भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। चूँकि यह रे अगर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है तो आप वर्टिकल से अगर उसका एंगल मेज़र करिएगा तो दोनों एंगल जोड़ के 90 डिग्री हुआ। 90 में से इतना 45 हुआ तो ये भी 45 होगा, और अगर ये 45 होगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 45 डिग्री होगा। अब ये रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर रे इंसिडेंट होने के बाद अब यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर एक नॉर्मल ऐसे डाल दीजिएगा तो नॉर्मल डालने के बाद रे कहाँ से जा रही है, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और ऊपर जो मीडियम है वो एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो रे जा रही है रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो रे सीधा नहीं जाएगी बल्कि नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। तो यह रे ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी ऐसे। अब सोचिए कि अगर यह रे नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी तो फिनोमेनन देखिए, मैकेनिज़्म देखिए क्या हुआ। मैकेनिज़्म ये हुआ कि 25 मीटर का पोल था और 15 मीटर का पॉन्ड था। तो 15 मीटर डेप्थ का पॉन्ड था, 25 मीटर का पोल था। तो उसमें से 15 मीटर पॉन्ड के अंदर पोल आ गया और 10 मीटर पॉन्ड के ऊपर पोल आ गया। अब सन रे जो आ रही है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर आ रही है। तो क्वेश्चन बनाने का मेथड होगा कि टॉप पर एक रे को लेके आ जाइए हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर, और चूंकि सन इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी से आने वाली सारी रेज आपस में पैरेलल होती हैं। तो अगर एक रे ऐसे आई है तो दूसरी उसके पैरेलल, तीसरी उसके पैरेलल, चौथी उसकी पैरेलल, नीचे उसके ऊपर भी पैरेलल ऐसे रे आएगी। तो ये नीचे वाली रे रोक दी जाएगी, ऊपर वाली रे जो है वो ऐसे पॉन्ड पे आके गिर जाएगी। तो इधर सारा लाइट पॉन्ड पे आके गिरेगा, मतलब इसके इधर लाइट पॉन्ड पे आके गिरेगा, इस पॉइंट के इधर लाइट पॉन्ड पे आके गिरेगा, लेकिन इधर लाइट पॉन्ड पर है। अब यह जो लाइट आएगा वो लाइट आके पॉन्ड के सरफेस पर यहाँ पे टकराएगा। अब सोचिए, अगर पॉन्ड के सरफेस पर यहाँ पे लाइट टकराएगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इधर लाइट मिलेगा, इधर रोशनी मिलेगी पॉन्ड के सरफेस पर, पॉन्ड के बॉटम पर इधर लाइट मिलेगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई लाइट नहीं मिलेगा। तो दिस इज शैडो। शैडो का मतलब क्या होता है
कि जहाँ तक लाइट नहीं मिल रहा है, जहाँ तक अंधेरा है, दैट इज़ कॉल्ड शैडो। तो शैडो का लेंथ कहाँ से कहाँ तक होगा? शैडो का लेंथ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक होगा। ठीक है, मेकानिज़म को एक बार फिर से देख लीजिए, चूँकि अगर मेकानिज़म समझ गए तो अब इसके बाद सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 25 में से 15 पॉइंट के अंदर 10 पॉइंट के ऊपर सन रे 45 डिग्री पर आ रही है, तो इसके टॉप पर एक रे को लेके आइए हॉरिजॉन्टल से 45 पर, सारी रे उसके पैरेलल आ रही है, तो जो रे नीचे आ रही है वो तो लौट जाएगी, और जो रे इसके ऊपर आ रही है वो सारी पॉइंट के ऊपर गिरेगी। तो पॉइंट के ऊपर इसके इधर लाइट आएगा, लेकिन पॉइंट के ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट नहीं आएगा, और यह जो रे है वो रेयर टू डेंसर जा रही है, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक लाइट नहीं होगा और इसके बाहर लाइट होगा, तो शैडो का लेंथ कितना होगा। अब शैडो की इस लेंथ को कैसे निकालेंगे? तो शैडो की इस लेंथ को निकालने के लिए आप इस नॉर्मल को ऐसे डॉटेड डॉटेड यहाँ तक बढ़ा दीजिए। पहले आप फाइंड कीजिए कि ये कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कि ये लेंथ कितना है। तो इस लेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस ट्रायंगल से। अगर इसका नाम ए मान लें और इस पॉइंट का नाम बी और इस पॉइंट का नाम सी, तो ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिए और ए बी सी लेके बी सी का मान निकालिए। तो ट्रायंगल ए बी सी अगर लिया जाए तो ए बी सी ट्रायंगल में 45 के सामने परपेंडिकुलर हो गया, ये मुझे फाइंड करना है, परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, और 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। तो बेस गिवन है कि 10 मीटर, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो tan 45 ले लीजिए। तो tan 45 अगर ऊपर के ट्रायंगल में लेंगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC बाई बेस कितना हो जाएगा? तो बेस हो जाएगा 10, tan 45 डिग्री होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू BC बाई 10, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो BC हो गया 10 मीटर। देखिए BC मेरा कैलकुलेट हो गया, मेरा BC कैलकुलेट हो गया कि BC जो है वो 10 मीटर है। अब अगर BC 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी 10 हो जाएगा। शैडो का लेंथ बताना है, तो यहाँ से यहाँ पहले ऊपर के ट्रायंगल से BC को कैलकुलेट कर लीजिएगा हर क्वेश्चन में। अब BC कैलकुलेट होकर 10 आ जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा। और जब ये 10 हो जाएगा तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ। तो अब एक चीज़ सोचिए, ये 45 डिग्री है और ये नॉर्मल है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये काट रही है, तो ऐसे यहाँ पे आपको Z टाइप से बन रहा है या N टाइप से बन रहा है, तो ये 45, तो ये भी हो जाएगा 45। ठीक है, मतलब कि इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ 45 का एंगल बना रही है। तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 45 का एंगल बना रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? इस एंगल को फाइंड कीजिए। और इस एंगल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो स्नेल का लॉ लगा के इस एंगल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल हमको पता है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल पता है, तो रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल हम लोग निकाल सकते हैं स्नेल का लॉ लगा के। तो अगर यहाँ पे स्नेल का लॉ अप्लाई कीजिएगा तो म्यू है 1, एंगल है 45, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन 45 स्नेल्स लॉ बराबर, नीचे आ जाइए तो नीचे का मीडियम है √2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो √2 इंटू इस एंगल को अगर थीटा मान लें तो √2 इंटू साइन थीटा, साइन 45 हो गया 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन थीटा। √2 इधर आ गया तो 1/√2 इंटू √2 ये हो गया 1/2 साइन थीटा, और साइन में 1/2 30 डिग्री का मान होता है। तो इस एंगल को मैंने कैलकुलेट कर लिया कि ये एंगल हो गया 30 डिग्री, दिस एंगल इज़ 30 डिग्री। अब देखिए, अब ये एंगल अगर हम फाइंड कर लिए तो हमको ये फाइंड करना है, और ये मुझे पता है कि पॉन्ड चूँकि 15 मीटर डेप्थ का है, तो ये 15 मीटर हो गया। अब से सोचिए, ये 30 के सामने का ये साइड पता करना है और ये साइड पता है, तो 30 के सामने परपेंडिकुलर निकालना है, 90 के सामने हाइपोटेनस, और ये बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो tan 30 ले लीजिए। तो अब ले लीजिए आप tan 30, तो tan 30 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर को हम P लिख देते हैं बाई बेस, तो बेस कितना हो जाएगा 15, यहाँ से tan 30 कितना होगा 1/√3 बराबर P/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3P इज इक्वल टू 15, यहाँ से P निकाल लीजिए 15/√3। ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए, चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया 15/√3 और ये हो गया 10, तो शैडो का लेंथ कितना हो गया? यहाँ से अब शैडो फाइंड करिए कि शैडो का लेंथ कितना हो जाएगा। तो देयरफॉर शैडो का लेंथ हो जाएगा, शैडो बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ 15/√3 है, तो शैडो का लेंथ हो गया 10 + 15/√3 मीटर। इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिएगा, दिस इज़ द आंसर। ठीक है,
अब चलिए क्वेश्चन का एक और टाइप सिखा देंगे, उसके बाद टॉपिक चेंज होगा। क्वेश्चन का एक लास्ट टाइप सिखा रहे हैं, मल्टीपल लिक्विड होगा। ठीक है, आप जेई का पेपर उठा के देखेंगे, नीट का पेपर उठा के देखेंगे तो मल्टीपल लिक्विड्स पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मल्टीपल लिक्विड्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वैसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, हमको सीखना है कि शैडो का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैंने और शैडो का दिया है, उसको आप जाके सॉल्व कीजिएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को एक दो बार बना लीजिएगा, फिर उस शैडो के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन का टाइप क्या हुआ, शैडो का क्वेश्चन। क्वेश्चन का एक टाइप मैंने सॉल्व किया जिसमें इंटरफेस और मिरर दोनों मिले हुए हैं, तब क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। ठीक है, मिरर को भी दो तरह से बनाए, एक तो इंटरफेस के ऊपर मिरर बना के क्वेश्चन सॉल्व किए, और दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था कि बर्तन के नीचे ही मिरर लगा दिया था, बर्तन के बॉटम में, और उसको मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, तो मिरर और इंटरफेस का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया गया, इंटरफेस का क्वेश्चन सॉल्व किया गया, शैडो का क्वेश्चन सॉल्व किया गया। एक क्वेश्चन और होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन और होता है मल्टीपल लिक्विड का क्वेश्चन। मल्टीपल लिक्विड का क्वेश्चन होता है, पहले क्वेश्चन समझिए, अब फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस समझिए, मेथड समझिए। जैसे समझिए ऐसे कि क्वेश्चन दिया है कि एक बर्तन है ऐसे, पहले तो हम बर्तन में एक ही लिक्विड भरते थे, बट अब सपोज करिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लिक्विड भरा हुआ है। कोई लिक्विड यहाँ से यहाँ तक है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज करिए कुछ है, मान लिया म्यू1 है, यहाँ से यहाँ तक म्यू1 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कोई दूसरा लिक्विड भरा हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सपोज करिए म्यू2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई तीसरा लिक्विड भरा हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू3, और ये सब आपस में मिलने वाले नहीं हैं, इमिसिबल हैं, यानी कि ये लिक्विड इसमें मिल नहीं पाता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। नीचे म्यू1 है, उससे ऊपर म्यू2 है, उसके ऊपर म्यू3 है, और उसके ऊपर भी सपोज करिए कि एक और लिक्विड है जो म्यू4 है, इसके ऊपर भी एक लिक्विड है जो म्यू4 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू4 है, वो भरा हुआ है। उसके ऊपर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू5 है, और इसमें ऑब्जर्वर है, इसमें ऑब्जर्वर की आँख है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहाँ पे म्यू5 में है। यहाँ से यहाँ तक म्यू1, यहाँ से यहाँ तक म्यू2, यहाँ से यहाँ तक म्यू3, यहाँ से यहाँ तक म्यू4, ऑब्जर्वर की आई है म्यू5 में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देगा जेई नीट के पेपर में कि यहाँ से यहाँ तक म्यू1, यहाँ से यहाँ तक म्यू2, यहाँ से यहाँ तक म्यू3, यहाँ से यहाँ तक म्यू4, ऊपर म्यू5, ऑब्जर्वर म्यू5 में है। और फिर क्वेश्चन में दे दिया कि मान लीजिए कि एक फ़िश है जो इसके बॉटम में है, एक बॉटम में फ़िश है, यहाँ पे ये फ़िश है, फ़िश यहाँ पे है। ठीक है, अब पूछा कि फ़िश का इमेज कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, ऑब्जर्वर को फ़िश का इमेज कहाँ पे दिखाई देगा। और मान लीजिए कि ये म्यू1 जो है, ये म्यू1 जो है, इसका ये हाइट दिया है कि सपोज़ करिए दिस हाइट इज़, इसको हम मान लेते हैं कि d1। यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है, इस हाइट को हम मान लेते हैं कि d2। ये म्यू3 जो है, इसका थिकनेस मान लेते हैं कि d3। ये जो म्यू4 है उसका थिकनेस मान लेते हैं d4। ऑब्जर्वर म्यू5 से देख रहा है, ऑब्जर्वर उस मीडियम से देख रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू5 है। ठीक है, अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम इस क्वेश्चन को HI/HO बराबर μR/μI पे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि HI/HO इज इक्वल टू μR/μI पे हम वैसा क्वेश्चन सॉल्व करते थे जिसमें एक ही इंटरफेस होता था, एक ही इंटरफेस होता था। इंटरफेस के एक तरफ एक मीडियम होता था, इंटरफेस के दूसरी तरफ दूसरा मीडियम होता था, और उस दूसरे मीडियम में ऑब्जर्वर होता था। क्वेश्चन ये होता था कि बाल्टी में पानी है, पानी में मछली होती थी, और इंटरफेस के ऊपर हवा होती थी, और हवा में ऑब्जर्वर होता था। बस एक इंटरफेस होता था, दो मीडियम होता था, एक मीडियम में ऑब्जेक्ट होता था, दूसरे मीडियम में ऑब्जर्वर होता था। हम इमेज का पोजीशन निकाल लेते थे, इमेज कहाँ बनेगा, HI/HO बराबर μR/μI। HI निकालना होता था, HO क्वेश्चन में गिवन होता था, इंटरफेस से मापते थे। अब फिर देखते थे कि ऑब्जेक्ट से चलने वाला लाइट जब इंटरफेस पे गिरेगा तो इंसिडेंट मीडियम कौन है और रिफ्रैक्टेड मीडियम कौन है, मान पुट करते थे, क्वेश्चन सॉल्व होता था। बट यहाँ पे सोचिए कहानी में
बहुत कचरा है, इस कहानी में बहुत कचरा है। फिश से जो रे चलेगी वह रे पहले म्यू1 में जाएगी, म्यू1 में जाने के बाद फिर रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, फिर रिफ्रैक्ट होगी, फिर रिफ्रैक्ट होगी, फिर आई में जाएगी। तो इस कहानी में बहुत मोड़ है, बहुत ट्विस्ट है, और ये बहुत लेंदी हो गया है क्वेश्चन। बहुत सारे लिक्विड्स के होने की वजह से ये बहुत लेंदी हो गया है क्वेश्चन। तो आप बोलिएगा सर ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाए? ऐसे क्वेश्चंस को अगर जल्दी से सॉल्व करना हो तो कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम अपने उस पुराने वाले फॉर्मूला को चेंज करके कोई नया फॉर्मेट दे दें ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगे? तो हाँ, हम इसको फॉर्मेट दे रहे हैं। देखिए, हम उसी इक्वेशन को अब एक नया फॉर्मेट दे रहे हैं। तो हम वापस अपने उस फॉर्मूला पे चलते हैं और अपने उस इक्वेशन को एक नए नज़रिया से सोचते हैं। ठीक है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। अगर हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाएगा तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी बदल जाएगा, और जो क्वेश्चन हम काफ़ी सॉल्व करते थे लंबा लंबा, वो क्वेश्चन भी अब ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस थोड़ा सा हमको अपने सोचने का नज़रिया चेंज करना होगा। तो आइए हम अपने सोचने का नज़रिया चेंज करते हैं और हम आपको दिखाते हैं नज़रिया नंबर 2, इसी प्रॉब्लम को देखने का दूसरा नज़रिया। ठीक है, पहला वाला जो नज़रिया था वो एक फिजिक्स का नज़रिया था। पहला वाला जो नज़रिया था फिजिक्स का नज़रिया था। फिजिक्स को इससे मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। फिजिक्स कहेगा आप मेरे प्रोसेस से जाइए, और अगर आप फिजिक्स के प्रोसेस से जाइएगा तो एक लाइट को ऐसे लेके जाएंगे, फिर एक लाइट को ऐसे म्यू1 में लेके जाएंगे, फिर रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, फिर रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, फिर रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, फिर रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, फिर हर रिफ्रैक्शन के लिए बारी बारी से सोचेंगे, फिर क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होगा। काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, बट फिजिक्स को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका कैलकुलेशन कितना बोरिंग हो रहा है। फिजिक्स बोलेगा मुझे तो फिजिक्स के मेथड से आंसर चाहिए। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को अगर जेईई में पूछ दिया जाएगा और उतना हम करेंगे तो हमारा टाइम काफ़ी वेस्टेज जाएगा, इसलिए वैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। दूसरा नज़रिया देखिए, नज़रिया नंबर 2, सेम चीज़ लिखने वाले हैं। देखिए, मैंने पढ़ा था कि मान लीजिए कि ये ऐसे बर्तन है। देखिए क्या पढ़े थे, उसको कैसे चेंज कर रहे हैं। इस बर्तन में यहाँ पे इंटरफेस है, और इंटरफेस के नीचे एक मीडियम था। इंटरफेस के नीचे एक मीडियम होता था। ठीक है, इंटरफेस के नीचे एक मीडियम होता था। इस मीडियम में मैंने कहीं पे एक फ़िश को ऐसे दिखाया था, आपको याद होगा। ठीक है, और यहाँ से इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने म्यू आई माना था, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने म्यू आर माना था। ठीक है, रे को हम कैसे लेके गए थे? रे को हम ऐसे लेके गए थे, फिर ऐसे, सब याद होगा। ऐसे इमेज यहाँ बना था, यहाँ पे फिश था और यहाँ पे उसका इमेज था। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना था? फॉर्मूला बना था HI/HO बराबर म्यू आर बाई म्यू आई। ठीक है, हम देखिए फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम लोगों को क्वेश्चन में HI निकालना होता है। क्वेश्चन में हम लोगों को HI निकालना होता है कि इंटरफेस से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। तो क्वेश्चन में हम लोगों को HI निकालना होता है कि इंटरफेस से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। तो मैंने HI को इधर छोड़ दिया, और HI को अगर इधर छोड़ दिया तो HO उधर चला जाएगा, तो HO जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो HO इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई। अब देखिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं HO डिवाइडेड बाई म्यू आई इंटू म्यू आर। हम ऐसा लिख रहे हैं। आप बोलेंगे ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा? HI बराबर HO बाई म्यू आई इंटू म्यू आर। हम लिख रहे हैं HI बराबर HO बाई म्यू आई इंटू म्यू आर। और आप बोलेंगे इसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा? देखिए हम सोचने का नज़रिया चेंज कर रहे हैं। मैंने लिखा HI बाई HO बराबर म्यू आर बाई म्यू आई। क्वेश्चन में मुझे इमेज का लोकेशन बताना होता है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, फिश का इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, फिश कहाँ पे दिखेगी। तो HI बाई HO म्यू आर बाई म्यू आई, तो यहाँ से HI कैलकुलेट किया गया, तो HO इंटू म्यू आर बाई म्यू आई, या इसको मैं लिख सकता हूँ HO बाई म्यू आई इंटू म्यू आर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा हम नाम भी चेंज कर रहे हैं। नाम भी हम चेंज कर रहे हैं। ये इंटरफेस है, और इंटरफेस में यहाँ पे फ़िश है, और फिश यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। फ़िश है यहाँ पे, और फिश यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने HO से डिनोट किया था, और यहाँ पे इमेज है, और इसको मैंने HI से डिनोट किया था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने HI से डिनोट किया था, और यहाँ से यहाँ तक HO से डिनोट किया था। अब हम लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि फ़िश जहाँ पे है, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं रियल डेप्थ। उसको हम बोल रहे हैं रियल डेप्थ, रियल गहराई। जैसे मछली की ये रियल गहराई है। HO जो है वो फिश का रियल डेप्थ है। HO जो है वो फिश का रियल डेप्थ है, मतलब फिश
एक्चुअली कहाँ पे है, रियल डेप्थ क्या है। तो HO को अब हम नाम चेंज कर रहे हैं, नज़रिया चेंज कर रहे हैं, नाम ही बदल देते हैं, ठीक है, नाम बदल देते हैं। लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है, देखिए नाम में बहुत कुछ रखा है, हम नाम ही चेंज कर देते हैं और HO का नाम हम रख देते हैं रियल डेप्थ। तो HO को अगर हम रियल डेप्थ कर दें तो HO को हम बोल देते हैं रियल डेप्थ। चलिए HO हो गया रियल डेप्थ, जहाँ पे मछली है, जहाँ पे सच में मछली है वो हो गया रियल डेप्थ। मछली कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मछली दिख रही है, तो ये हुआ HI, और HI को हम बोल रहे हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ मतलब ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, ऐसा मुझे अपीयर हो रहा है, तो HI को हम बोल देते हैं एपरेंट डेप्थ। चलिए HI का नाम मैंने रख दिया एपरेंट डेप्थ। HI इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ और HO इज इक्वल टू रियल डेप्थ। नया नाम याद कीजिए। HO को मैंने क्या बोला, जहाँ पे फिश है, इंटरफेस से जितने डिस्टेंस पर फिश है दैट इज़ कॉल्ड रियल डेप्थ। इंटरफेस से जितने डिस्टेंस पर फिश है दैट इज़ कॉल्ड रियल डेप्थ। और फिश जहाँ पे दिखाई दे रही है उसका जो डेप्थ है दैट इज़ कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। एक रियल है और एक मुझे महसूस हो रहा है, एक रियल डेप्थ हो गया और एक एपरेंट डेप्थ हो गया। अब थोड़ा इस इक्वेशन को उस तरह से सोचिए। तो HI को मैंने क्या माना था, HI को मैंने माना था एपरेंट डेप्थ, HI को मैंने माना था एपरेंट डेप्थ। तो हम क्या बोल सकते हैं, H एपरेंट यानी एपरेंट डेप्थ बराबर H एपरेंट, मतलब क्या हुआ, एपरेंट डेप्थ बराबर, एपरेंट डेप्थ बराबर, अब हम चेंज कर रहे हैं फॉर्मूला, एपरेंट डेप्थ बराबर HO। HO क्या है बोलिए, HI जो है वो एपरेंट डेप्थ है, तो एपरेंट डेप्थ बराबर HO। HO क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक HO है रियल डेप्थ, तो HO हो गया रियल डेप्थ। एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ, और रियल डेप्थ को डिवाइड कर दीजिए किस चीज़ से, म्यू आई से डिवाइड किया गया, ध्यान दीजिएगा। एपरेंट डेप्थ बराबर कितना हुआ, तो एपरेंट डेप्थ बराबर, ठीक है, एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ। देखिए हम एक अच्छे फार्मूला की तरफ जाने वाले हैं, और इतने अच्छे फार्मूला की तरफ जाने वाले हैं कि अब क्वेश्चन हम चुटकी में सॉल्व करेंगे। इतने अच्छे क्वेश्चन फार्मूला की तरफ हम बढ़ने वाले हैं कि क्वेश्चन को हम चुटकी में सॉल्व करेंगे। हम बहुत सारे मीडियम को देख के बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तो एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाई म्यू आई क्या था, देखिए ये था रियल डेप्थ, ये था रियल डेप्थ, और जो रियल डेप्थ था वो किस म्यू में था, जो रियल डेप्थ था वो म्यू आई में था, जो रियल डेप्थ था वो म्यू आई में था। रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू आई, तो म्यू आई क्या है, म्यू आई है कि रियल डेप्थ किस म्यू में है, रियल डेप्थ बाय म्यू माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, उस मीडियम का जिसमें रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ बाय म्यू ऑफ रियल डेप्थ, जो रियल डेप्थ है उसका म्यू। और देखिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, इनटू म्यू आर क्या है, म्यू आर ये मीडियम था, म्यू आर ये मीडियम था, लेकिन ऑब्जर्वर भी तो इसी मीडियम में था। ऑब्जर्वर किस मीडियम में था, म्यू आर में था, तो म्यू आर के जगह पे हम लिख रहे हैं म्यू किसका, ऑब्जर्वर का, म्यू ऑब्जर्वर। अब देखिए हम क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं, हम एपरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला लिख रहे हैं कैसे, H एपरेंट बराबर, एपरेंट डेप्थ निकालना होगा तो क्या करिएगा, रियल डेप्थ ले लीजिएगा, जो रियल डेप्थ है उसको ले लीजिएगा। एपरेंट डेप्थ जो है वही इमेज का लोकेशन है, एपरेंट डेप्थ जो है वही इमेज का लोकेशन है। और एपरेंट डेप्थ कैसे निकलेगा, तो रियल डेप्थ ले लीजिएगा और रियल डेप्थ को लेके और उसके म्यू से डिवाइड कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है, रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड कर देना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है म्यू से, किस म्यू से, उस म्यू से जिसमें ऑब्जर्वर है, उस म्यू से जिसमें ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये गोल्ड है, ये गोल्ड इक्वेशन है, डायमंड इक्वेशन है। H एपरेंट बराबर एपरेंट डेप्थ बराबर, आपको कुछ नहीं याद है आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए कि एपरेंट डेप्थ बराबर मतलब इंटरफेस से कितने डिस्टेंस पर मुझे फ़िश दिखाई पड़ेगी, इंटरफेस से कितने डिस्टेंस पर मुझे फ़िश दिखाई पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड एपरेंट डेप्थ। तो एपरेंट डेप्थ बराबर कितना, रियल डेप्थ ले लीजिए कि मछली रियल में कितने डेप्थ पर है, डिवाइडेड बाई वो रियल डेप्थ जो है वो किस म्यू में है, रियल डेप्थ किस म्यू में है, इनटू ऑब्जर्वर का म्यू क्या है, ऑब्जर्वर किस म्यू से देख रहा है, ठीक है। फॉर्मूला रख लीजिए, H एपरेंट बराबर एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई म्यू इनटू म्यू किसका, ऑब्जर्वर का। अब देखिए जब तक कुछ क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, ठीक है।
बट क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार इस नज़रिया पर ध्यान दीजिए कि मैंने अभी से पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते थे। हालांकि वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो ए गुड मेथड। वैसे भी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस मेथड में हम क्या करते थे, एक फार्मूला लगाते थे HI/HO बराबर म्यू आर बाई म्यू आई, जहाँ HI क्या होता था, इंटरफेस से इमेज का डिस्टेंस होता था, HO जो होता था वो इंटरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता था, म्यू आर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, और म्यू आई उस मीडियम का होता था जिसमें इंसिडेंट रे है। नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा, आसान हो जाएगा। म्यू आर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, और म्यू आई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था जिसमें इंसिडेंट रे। हमारा काम चल रहा था, बहुत मज़े में चल रहा था, मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। ठीक है, एक चीज़ है ना, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूज़न, लेकिन बार बार रिवाइज करिएगा, नो कन्फ्यूज़न। मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूज़न, बार बार रिवाइज कीजिए, नो कन्फ्यूज़न। ठीक है, अभी आपको कन्फ्यूज़न राइज हो जाएगा कि अभी तो हम सारा क्वेश्चन HI/HO बराबर म्यू आर बाई म्यू आई पे सॉल्व करते आए हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुआ था। लेकिन अब जो आपको एक नया फार्मूला हम बता रहे हैं, तो इस नए फार्मूला से आपको लगता होगा कि अब तो कन्फ्यूज़न बढ़ गया है, बट थोड़ी देर में आपका वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। और जब दोनों कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करिएगा तो आपको मिक्स होके अच्छा कॉन्सेप्ट लगने लगेगा। हो सकता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगने लगे कि आप पुराना वाला मेथड भूल जाइए और आप मेरे इस नए फार्मूला को ही यूज़ करना शुरू कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसी फार्मूला को यूज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस फार्मूला से क्वेश्चन जल्दी बनेगा, इस फार्मूला से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने निकाला कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर ये फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करता है तो जो क्वेश्चन मैंने पहले सॉल्व किया है उसको भी सॉल्व करेगा, उसको भी सॉल्व करेगा, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी चूँकि थ्योरी चल रही है इसलिए कन्फ्यूज़न टाइप से फील हो रहा होगा। ये फार्मूला, हाँ लिक्विड, अच्छा क्या बोल रहे हैं लिक्विड के लिए, अच्छा पहले हमको लगाने दीजिए फार्मूला, पहले हमको फार्मूला लगाने दीजिए, एक दो क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दीजिए, एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, फिर एक क्वेश्चन हम पीछे का उठाएंगे जो पहले सॉल्व किए थे, पहले कैसे सॉल्व किए थे और अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा, घबराइए नहीं। ठीक है, चूँकि यही तो लास्ट टॉपिक है, यही लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है। रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ में यही लास्ट चीज़ है। ठीक है, पेपर में ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन आप बनाइएगा, सारा डर भय मिट जाएगा। और उस डर भय को मिटाने के लिए क्वेश्चन हम पहले वाला भी लेंगे जो पहले सॉल्व किए थे। ठीक है, और आप ध्यान दीजिएगा पहले कैसे सॉल्व करते थे उसी क्वेश्चन को, अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसी क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यहाँ पे बर्तन था, बर्तन के अंदर एक फ़िश थी, फ़िश का इमेज यहाँ पे बन रहा था, यहाँ से यहाँ तक हम HI लिखते थे, यहाँ से यहाँ तक HO लिखते थे। फार्मूला क्या होता था, HI/HO बराबर म्यू आर बाई म्यू आई। तो यहाँ से हम HI को लिख सकते हैं HO इंटू म्यू आर बाई म्यू आई। इसको हम अपने काम के हिसाब से क्या करते हैं, सजा लेते हैं। बुद्धिमान वो होता है जो रास्ता ढूंढ लेता है। तो यहाँ पे मैथमेटिशियन साइंटिस्ट रास्ता ढूंढ रहा है, HI बराबर HO बाई म्यू आई इंटू म्यू आर। अब इसको एक नए ढंग से वो देख रहा है, एक नए नज़रिए से उसको देख रहा है, इसको देखने का नज़रिया उसका चेंज हो गया है। अब वो HI को बोल रहा है कि ये एपरेंट डेप्थ है, ये हमको डेप्थ लग रहा है, ये फ़िश का डेप्थ हमको लग रहा है, और HO जो है रियल डेप्थ है। तो वो बोल रहा है कि एपरेंट डेप्थ बराबर कुछ नहीं करना है, रियल डेप्थ लेना है, म्यू से डिवाइड करना है, और ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है उसके म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बनाइए, सब समझ आएगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि बर्तन में D1 डेप्थ तक एक लिक्विड भरा हुआ था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था। अब क्वेश्चन को पर थोड़ा समझ दीजिए कि D1 डेप्थ तक एक लिक्विड भरा हुआ था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 था। उसके ऊपर D2 डेप्थ तक एक दूसरा लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 था। उसके ऊपर D3 डेप्थ तक एक तीसरा लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 था। उसके ऊपर D4 लेंथ में एक चौथा लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ4 था। उसके ऊपर एयर था या कुछ था, एक पांचवा मीडियम था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ5 था। और एक फ़िश इस बर्तन में डाल दी गई थी जो अभी बॉटम में है, फ़िश बॉटम में है, और ये ऑब्जर्वर यहाँ से μ5 से देख रहा है। ऑब्जर्वर μ5 से देख रहा है, ऑब्जेक्ट μ1 में है, फ़िश μ1 में है, ऑब्जर्वर μ5 से देख रहा है, और μ1 और μ5 के बीच भी कई मीडियम हैं।
अब पूछा गया है कि इस ऑब्जर्वर को ये मछली कहाँ दिखाई पड़ेगी। इस ऑब्जर्वर को अगर हम पूछें कि अच्छा डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, इंटरफेस से, यहाँ से मापेंगे। तो अगर हम रियल डेप्थ बोलें, इस फिश का रियल डेप्थ पूछें तो एक चीज़ बोलिए, रियल डेप्थ कितना है, सोच के बताइए। तो रियल डेप्थ कितना है, फिश का रियल डेप्थ कितना है, डेप्थ इंटरफेस से मापते हैं। आप ये सोच के पहले मुझे बताइए कि फिश का रियल डेप्थ कितना दिख रहा है, इंटरफेस से सोच के बताइए फिश कितनी गहराई पे है, सच में कितनी गहराई पे फिश है। फिश का रियल डेप्थ बोलिए कितना है, फिश का रियल डेप्थ कितना है, फिश का रियल डेप्थ D1 है, फिश का रियल डेप्थ D1 नहीं है। इंटरफेस से डिस्टेंस मापते हैं, तो इंटरफेस यहाँ है ना, इंटरफेस गहराई कहाँ से मापेंगे, गहराई हम यहाँ से नहीं मापेंगे, गहराई तो हम यहाँ से मापेंगे। तो फिश का जो रियल डेप्थ होगा वो D4 प्लस D3 प्लस D2 प्लस D1 है। फिश का जो रियल डेप्थ है, हाँ लकी राज सही बता रहे हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4, ये फिश का रियल डेप्थ है। ठीक है, हम आपको नंबर पे भी क्वेश्चन देंगे, आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर कर देंगे, इसलिए चिंता नहीं कीजिएगा। ठीक है, चिंता नहीं कीजिएगा, कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर होगा। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये फिश जो है कितना रियल डेप्थ पर है। तो रियल डेप्थ है D4 प्लस D3 प्लस D2 प्लस D1, इतने डेप्थ पर फिश है, फिश इतने डेप्थ पर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फ़िश अगर इतने डेप्थ पर है तो फ़िश तो इतने डेप्थ पर आपको दिखेगी नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है कि हम एक मीडियम से देख रहे हैं, दूसरे मीडियम में ऑब्जेक्ट है तो हमको ठीक ठीक कहाँ दिखता है, सही जगह पे कहाँ दिखता है। कॉइन आप कहीं और टटोलते हैं, कॉइन कहीं और होता है। ठीक है, फ़िश को कहीं पे आप और टटोलते हैं, फ़िश कहीं और पे होती है। तो ये रियल डेप्थ है, लेकिन ये यहाँ पे मुझे फ़िश दिखेगी नहीं। फ़िश मुझे जहाँ पे दिखेगी, फ़िश मुझे यहाँ से जितने डेप्थ पर दिखेगी उसको हम बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। जहाँ पे फ़िश होती है वो रियल डेप्थ, जहाँ पे फ़िश होती है वो रियल डेप्थ, जहाँ पे फ़िश होती है, मैंने टर्म बदल दिया है, मैंने टर्म बदल दिया है। ठीक है, टर्म बदल दिया है, चूँकि टर्म बदलने से क्वेश्चन आसान होगा। फ़िश जहाँ पे है वो उसका रियल डेप्थ है, इंटरफेस से जितने डेप्थ पर फिश है वो रियल डेप्थ है। और फिश मुझे जहाँ पे दिखेगी, मान लीजिए कि ये फिश मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो ये एपरेंट डेप्थ है। तो क्या मुझे रियल डेप्थ पता है और क्या मुझे एपरेंट डेप्थ निकालना है? क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड कीजिए एपरेंट डेप्थ, भी बोल सकता है कि एपरेंट डेप्थ बताइए, या पूछ सकता है कि बताइए कि फ़िश कहाँ पे दिखाई पड़ेगी, पूछ सकता है कि फ़िश कहाँ पे दिखाई पड़ेगी, कहाँ पे फ़िश दिखाई पड़ेगी, या पूछ सकता है फ़िश का एपरेंट डेप्थ बताइए। चलिए, मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मैंने एक फार्मूला याद कर लिया है और मुझे अब डर नहीं लगता है। एपरेंट डेप्थ निकालने का फार्मूला क्या होता है, एच एपरेंट, एपरेंट डेप्थ बराबर, मुझे बताया गया कि जब भी एपरेंट डेप्थ निकालना हो तो पहले आप देखिए कि ऑब्जर्वर किस मीडियम से देख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए कि ऑब्जर्वर किस मीडियम से देख रहा है। तो ऑब्जर्वर किस मीडियम से देख रहा है, μ5 से। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि देखने वाला कहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप ये देखिए कि देखने वाला कहाँ पे, ये एक ट्रिक हो गया और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का मेथड हो गया। इसमें आप फिजिक्स खोजिएगा तो फिजिक्स नहीं मिलेगा, ये ट्रिक है, क्वेश्चन को जल्दी बनाएगा। फिजिक्स खोजिएगा तो फिजिक्स नहीं मिलेगा, ठीक है, फिजिक्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है कि ऑब्जर्वर किस मीडियम में है, तो ऑब्जर्वर μ5 में है, तो हम चुपके से यहाँ μ5 लिख लेंगे, पहले μ5 पहले लिख लेंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट डाल देंगे। उसके बाद क्या बताए थे आपको कि पहले ऑब्जर्वर किस मीडियम में उसको देख लीजिए, देखने के बाद उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिए और इनटू में अब क्या फॉर्मूला बताए थे, रियल डेप्थ बाय म्यू। अब बताए थे क्या, रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करिए, रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करिए। तो आप बोलिएगा रियल डेप्थ कितना है, तो D4 प्लस D3 प्लस D2 प्लस D1, तो रियल डेप्थ हो गया D4 प्लस D3 प्लस D2 प्लस D1, और इसको म्यू से डिवाइड करिए। आप बोलेंगे सर एक म्यू रहे तब तो डिवाइड करें, यहाँ तो कई म्यू है, μ1 μ2 μ3 μ4, कई म्यू है। तो क्या करेंगे बोलिए, जितना म्यू है उतना टुकड़ा टुकड़ा में रियल डेप्थ लीजिए, जितना म्यू है उतना टुकड़ा टुकड़ा में रियल डेप्थ लीजिए, क्योंकि रियल डेप्थ को हमको म्यू से डिवाइड करना है। तो अगर एक बार हम सब जोड़ के रियल डेप्थ ले लेंगे तो किस म्यू से डिवाइड करेंगे, हमको तो पता है किस म्यू से डिवाइड नहीं करेंगे। तो हमको क्या करना है, उस रियल डेप्थ को उतने डेप्थ में तोड़ लेना है जितना म्यू है। जैसे यहाँ μ4 है तो μ4 कितने डेप्थ में है, D4 में, D4 में μ4 है, D4 में μ4 है, तो D4 भी एक रियल डेप्थ है, D3 भी एक रियल डेप्थ है,
D2 भी एक रियल डेप्थ है, D1 भी एक रियल डेप्थ है। आपने बोला था शुरू में कि रियल डेप्थ बराबर D4 प्लस D3 प्लस D2 प्लस D1। क्या आप D4 को रियल डेप्थ नहीं मानते थे? हाँ सर मानते थे। क्या आप D3 को रियल डेप्थ नहीं मानते थे? हाँ सर मानते थे। क्या आप D2 को रियल डेप्थ नहीं मानते थे? हाँ सर उसको भी रियल डेप्थ का एक टुकड़ा मानते थे। क्या आप D1 को रियल डेप्थ नहीं मानते थे? हाँ सर उसको भी हम रियल डेप्थ का एक टुकड़ा मानते थे। तो रियल डेप्थ का एक टुकड़ा इसको मानते थे, एक टुकड़ा इसको, एक टुकड़ा इसको, एक टुकड़ा इसको मानते थे। एक बार हम टोटल रियल डेप्थ नहीं ले सकते हैं क्योंकि बहुत सारा म्यू आ गया है। तो आपको उतना ही बड़ा रियल डेप्थ लेना है, रियल डेप्थ का उतना ही बड़ा टुकड़ा लेना है जिसमें एक म्यू प्रेजेंट हो। तो देखिए D4 में म्यू 4 प्रेजेंट है, तो हमको करना क्या है, म्यू 5 लिख के ब्रैकेट में जाइए और रियल डेप्थ बाय म्यू, तो रियल डेप्थ D4 बाय म्यू के जगह पर म्यू 4, म्यू के जगह पर म्यू 4। अब नीचे आ जाइए, अगला रियल डेप्थ D3, अगला रियल डेप्थ प्लस D3 डिवाइडेड बाई म्यू हो गया म्यू 3 प्लस अगला रियल डेप्थ D2 डिवाइडेड बाई उसका म्यू 2 प्लस अगला रियल डेप्थ D1 डिवाइडेड बाई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1। अब चूंकि यहाँ पे नंबर दिया रहता है तो सॉल्व करते, नंबर तो है नहीं, तो ये आंसर हो गया। एपरेंट डेप्थ का आंसर ही हो गया, एक बार में आंसर निकल गया। अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक बर्तन है, बर्तन में यहाँ से यहाँ तक एक मीडियम है, एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज करिए म्यू का मान 2 है। इसके ऊपर एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 3 है। इसके ऊपर एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 4 है, म्यू बराबर 4 है। उसके ऊपर एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर है, ऑब्जर्वर एयर से देख रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 मीटर है, 10 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मान लीजिए 30 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सपोज करिए 20 मीटर है, ठीक है। बॉटम में फिश है, फिश यहाँ बॉटम में है, द फिश इज़ एट द बॉटम। ऑब्जर्वर उस मछली को देख रहा है, ऑब्जर्वर उस मछली को देख रहा है। तो मछली को कहाँ टटोले, कहाँ मछली को टटोले ताकि मछली उसके हाथ में मछली जो है उसको कहाँ पे मतलब फील हो रही है। एपरेंट डेप्थ क्या है, क्वेश्चन पूछा गया एपरेंट डेप्थ क्या है। मछली तो यहाँ पे है, ठीक है, बट मछली उसको कहाँ पे दिखाई दे रही है। ये रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ है 20, यहाँ से मापेंगे रियल डेप्थ तो 20, 30, 50, 10, 60। रियल डेप्थ 60 है लेकिन उसको 60 पे मछली दिखेगी नहीं। रियल डेप्थ 60 है लेकिन 60 पे मछली, कुछ लोग आंसर बता भी रहे हैं, 20 का आंसर बता रहे हैं, राधेश्याम 20 का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो मछली कहाँ पे दिखेगी, मतलब एच एपरेंट बताना है, एच एपरेंट बराबर क्या, ठीक है। अब देखिए एच एपरेंट निकालने के लिए मैंने याद किया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बहुत रिलैक्स होके सबसे पहले ऑब्जर्वर को देखेंगे कि वो किस मीडियम में है, ठीक है। सलोनी 20 बता रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर 1 में है तो यहाँ पे 1 ले लीजिएगा इनटू, उसका तरीका क्या बताए थे, उसके बाद तरीका बताए थे ऑब्जर्वर को ले लीजिए। उसके बाद मेथड क्या है कि रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करना है, रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करना है। तो अब यहाँ से चलिए इंटरफेस से, और इंटरफेस से चलिए, और रियल डेप्थ कितना है 20, ये 20 है और म्यू उसका 4 है, तो 20 को 4 से डिवाइड करना है, तो 20/4। रियल डेप्थ को जो यहाँ से जाइए रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करिए 20/4 प्लस अगले रियल डेप्थ को, तो अगला रियल डेप्थ कितना है 30, उसको म्यू से डिवाइड करिए बाई 3 प्लस अगला रियल डेप्थ कितना है 10, उसको डिवाइड करिए 2 से। जितना रियल डेप्थ है यहाँ से रियल डेप्थ तय कीजिए और रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करते जाइए। तो यहाँ से यहाँ रियल डेप्थ 20 गए 20/4, यहाँ से यहाँ रियल डेप्थ 30 गए 30/3, यहाँ से यहाँ रियल डेप्थ 10 गए 10/2, तो ये हो गया 1 गुने 20/4, 5 हो गया 30/3, 10 हो गया 10/2, 5 हो गया 5 5 10 20 मीटर। यानी ये फिश मुझे यहाँ से 20 मीटर नीचे दिखाई पड़ेगी, मतलब यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। 20 आ गया, 20 का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ से ये 60 पे है लेकिन मुझे यहाँ से 20 पे दिखाई पड़ेगी, तो फिश मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ेगी, तो इस ऑब्जर्वर को फिश यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। सोचिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फिजिक्स तो नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया, मिटाइए। तो एक क्वेश्चन और बदलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब शायद आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व दी नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक कंटेनर ले लीजिए,
करना क्या है बोलिए, रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करना है। ये देखिए कंटेनर है, कंटेनर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिक्विड 2h लेंथ का है, 2h लेंथ का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 2 म्यू है। यहाँ से यहाँ तक ये लिक्विड भी 2h लेंथ का है, ये लिक्विड 2h लेंथ का है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 म्यू है। ये लिक्विड भी 2h लेंथ का ही है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 म्यू है। और ये लिक्विड भी यहाँ से यहाँ तक, सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक, ये भी 2h लेंथ का है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है वो 6 म्यू है। फिश बॉटम में नहीं है, फिश यहाँ पे है, फिश यहाँ पे है, फिश यहाँ से एच पर है, यहाँ से एच, अगर ये 2h है और यहाँ से एच होगा तो यहाँ से भी एच होगा। ऑब्जर्वर यहाँ देख रहा है एक मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। कह रहा है कि फाइंड कीजिए एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ फाइंड कीजिए, एपरेंट डेप्थ फाइंड कीजिए। अगर हम रियल डेप्थ बोलें तो रियल डेप्थ कितना होगा, रियल डेप्थ बताइए तो कितना है, फिश का रियल डेप्थ बताइए। पहले आप फिश का रियल डेप्थ बताइए कितना है, फिश कितने रियल डेप्थ पर है, इंटरफेस से कितने रियल डेप्थ पर फिश है, आंसर बताइए। फिश का रियल डेप्थ पहले आप बताइए कितने रियल डेप्थ पर फिश है। 6h पर है, 5h पर है, अर्पित कुमार 5h पर, सलोनी 6h पर। फिश कितने डेप्थ पर है ध्यान दीजिए, फिश यहाँ पे है, फिश यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ 2h और यहाँ से यहाँ 2h 4h और यहाँ से यहाँ h 5h पर है। फिश 5h पर है, फिश 6h पर नहीं है। 6h पर कब होता है, जब ये फिश यहाँ बॉटम में होती, फिश बॉटम में नहीं है, 5h पर है, तो जो रियल डेप्थ है वो 5h है, ठीक है। अब आपको बताना है एपरेंट डेप्थ क्या है। मुझे फिश यहाँ से 5h पर रियल डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ बताइए, सॉल्व कीजिए एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला रख लीजिए। एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए पहले उस म्यू को लिखिए, पहले उस म्यू को लिखिए जिसमें ऑब्जर्वर है, पहले उस म्यू को लिख लीजिए जिसमें ऑब्जर्वर है, फिर इनटू क्या करिए, जो फिश का रियल डेप्थ है उस रियल डेप्थ को कई टुकड़ों में तोड़ दीजिए। जो फिश का रियल डेप्थ है उसको कई टुकड़ों में तोड़ दीजिए, इसलिए तोड़ दीजिए क्योंकि म्यू से डिवाइड करना होता है, और अलग अलग म्यू है तो एक बार कैसे डिवाइड करेंगे। 11h/3, राधेश्याम का आंसर 11h/3। और बताइए, और किसी का आंसर है 11h/3। राधेश्याम बोल रहे हैं कि फ़िश जो है वो इंटरफेस से 11h/3 पर दिखाई देगी। एपरेंट डेप्थ 11h/3 है। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम ख़त्म हो सकता है। सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। एपरेंट डेप्थ बराबर एच एपरेंट बराबर, ध्यान दीजिए, एच एपरेंट बराबर क्या करेंगे, पहले आप ऑब्जर्वर को ले लीजिए, 1 में है तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए, इनटू, उसके बाद से अब रियल डेप्थ को म्यू से डिवाइड करना है। तो अब इंटरफेस से चलिए, क्योंकि सारा डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, इंटरफेस से, तो इंटरफेस से चलिए। तो पहले आप 2h चलेंगे 6 म्यू में, 2h चलेंगे 6 म्यू में, तो क्या हो जाएगा, 2h चलेंगे डिवाइडेड बाई 6 म्यू में मछली तक पहुँचने के पहले। फिर उसके बाद से हम कितना चलेंगे, फिर 2h चलेंगे 4 म्यू में, तो फिर 2h चले 4 म्यू में, प्लस फिर मछली तक ही जाना है तो यहाँ से यहाँ h चलेंगे, आगे अब 2h नहीं चलेंगे क्योंकि मछली h पर ही मिल जाएगी। हमको सिर्फ रियल डेप्थ से मतलब है, फिश के रियल डेप्थ से, इंटरफेस से कितने रियल डेप्थ पर फिश है। तो अब आगे हमको यहाँ से h चलना पड़ेगा, और h चलना पड़ेगा 2 म्यू में, तो प्लस h डिवाइडेड बाई 2 म्यू। सॉल्व कर लीजिए, 1 × 6 म्यू 4 म्यू का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 म्यू हो जाएगा, क्या 2 4 6 का एलसीएम शायद 12 हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा, 12 म्यू, 6 × 2 ये हो गया 4h, और ये 4 × 3 12 6h, और ये 6h हो जाएगा। तो 6 6 12 4 16, 6 6 12 4 16 h/12 म्यू, 16h/12 म्यू कट गया, 4 3 12 4 4 16, ये हो गया 4h/3 म्यू, 4h/3 म्यू, 4h/3 म्यू। देखिए तो सही है, 4h/3 म्यू सही है, मिलाइए। ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए 4h/3 म्यू, 4h/3 म्यू।